अंचल में घने और सन्नाटे से भरे जंगलों के बीच स्थित थी। एक 150 साल पुरानी हवेली। दूर से देखने पर ही उसके टूटे फूटे कंगूरे, झूलती खिड़कियां और धुंध से ढका आंगन दिल में एक अनजाना डर भर देते थे। हवेली की वीरानियत अब भी अपने अतीत को जिंदा रखे हुए थी। आरव, एक युवा लेखक जो अपने अगले उपन्यास के लिए एक सन्नाटे भरी जगह ढूंढ रहा था, उसी हवेली तक पहुंचा। जब उसकी कार हवेली के सामने रुकी, हवा ने जैसे उसका स्वागत एक ठंडी सिहरन से किया। दरवाजा खुलते ही जालों, धूल और अजीब सी गंध से भरे कमरे ने उसे अंदर बुलाया। तो यही है वो जगह जहां मैं अपना नया उपन्यास पूरा करने वाला हूं। डरावनी, रहस्यमयी, एकदम परफेक्ट। वह बड़बड़ाया। कमरे के एक कोने में उसे एक पुराना तकिया दिखा, जिसके कपड़े पर एक हल्का लाल धब्बा था। ये तो जैसे किसी भूत की कहानी का हिस्सा हो। वह मुस्कुराया और तकिए को उठाकर पलंग पर रख दिया। बाहर रात की हवा जोर से चलने लगी थी। रात के 2:13 हुए थे। हवेली की खामोशी में सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। आरव करवटें बदलता रहा। ठंड बढ़ने लगी थी, बिना किसी कारण के। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और तभी उस तकिए से एक लाल सर लकीर सी धीरे धीरे बहती हुई उसके कान तक पहुंच गई। आरव की नींद टूट गई। क्या था ये? इतनी ठंड क्यों है? उसने लाइट जलाने की कोशिश की, मगर बिजली नहीं थी। कमरे की हवा अब बोझिल हो गई थी। ये जगह कुछ अजीब है, उसने खुद से कहा, लेकिन खुद को समझा पाना आसान नहीं था। अगली सुबह जब धूप छनकर हवेली के बगीचे में आई, आरव वहीं बैठा कॉफी पी रहा था। तभी जंगल की ओर से एक लड़की चलती हुई आती दिखी। उसकी चाल धीमी थी, आंखें कुछ कहने को बेताब थी। हेलो, आप कौन हैं? आरव ने पूछा। मैं रास्ता भटक गई थी, लड़की ने कहा। इस हवेली की ओर खींची चली आई। मुझे लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है, शायद किसी पुराने सपने में। वो रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली। जैसे ही वह अंदर आई, उसकी नजर सीधे तकिए पर गई। ये तकिया अभी भी यहीं है, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। आप इसे जानती हैं? आरव चौंका। ये सिर्फ तकिया नहीं, ये एक कहानी है, एक अधूरी आत्मा की कहानी। शाम ढलते ढलते मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दोनों हवेली के उस कोने में बैठे थे जहां सन्नाटा सांस लेता था। सिया ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले इस हवेली में रेवती नाम की एक औरत रहती थी। उसे नींद में चलने की बीमारी थी। एक रात उसने इसी तकिए पर सोते हुए अपने पति की हत्या कर दी और फिर उसी तकिए पर मर गई। आरव अविश्वास से उसे देखता रहा। तुम्हें ये सब कैसे पता? सिया ने अपनी नजरें झुका ली। क्योंकि रेवती मेरी परदादी थी और मैं उनकी छाया हूँ। आरव सिहर उठा। मोमबत्ती की लौ कांपी और बुझ गई। रात फिर आई। सिया पास ही बैठी थी जब आरव सोने गया। नींद में उसे एक डरावना सपना आया। सिया अब रेवती बन चुकी थी। उसके हाथ खून से सने थे। तकिए से टपकता खून दीवारों पर फैल गया। हवेली लाल हो उठी। नहीं! आरव चिल्लाया और पसीने में भीगा हुआ उठ बैठा। ये बस सपना था, है ना? नहीं आरवे, सिया ने धीमे स्वर में कहा। वो तकिया अब तुम्हारा नाम जानता है। अगले दिन हवेली के एक पुराने संदूक से आरव को एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो इस तकिए पर सोया वो कभी अपनी आंखों से सवेरा नहीं देख पाया। अब उसके मन में डर नहीं, सवाल था। सिया, तुम कौन हो? सच में कौन हो? मैं वो हूँ जो इस तकिए से बंधी है। मैं मर चुकी हूँ आरव, लेकिन ये तकिया मुझे जाने नहीं देता। आरव ने तय कर लिया, उस तकिए को खत्म करना होगा। वो उसे आंगन में ले गया और आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, तकिए से अजीब सी चीखें उठने लगीं। सिया चिल्लाई और फिर गायब हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। आरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली,
हवेली पूरी तरह शांत थी। तकिया अब सिर्फ राख में बदल चुका था। सिया कहीं नहीं थी। आरव ने डायरी उठाई और धीरे से उसमें लिखा। वो तकिया अब नहीं रहा, मगर उसकी यादें, उसकी कहानियां अब मेरे शब्दों में जिंदा रहेंगी। शायद इसीलिए मैं लेखक बना, ताकि मैं डर को कागज पर बांध सकूं, हमेशा के लिए।